तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है फिर से, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आप देखिए ध्यान से, इसका कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप, जिसमें गैस जो है लिक्विड में घुला हो? स्प्राइट। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, स्प्राइट जो भी है, उसमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस होता है। तो ये सबका एग्जाम्पल है। तो अभी हम देखेंगे। हाँ बोलिए। चाय में जो बबल्स आता है, चाय तो यही क्या बोलोगे? चाय में बबल? बनाते हैं, हाँ तो उठता है, ऐसे दूध को हम गर्म करते हैं तो ऊपर उठता है, हाँ तो क्या बोल सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होता है, एक एयर बबल होता है कि गैस के अंदर पहले से ही होता है, लिक्विड के अंदर, जब हम इसको हीट करते हैं तो ऊपर आता है। लेकिन इसके अंदर वो बहुत माइन्यूट में, वो तो एयर के कांटेक्ट में आता है, लेकिन वो भी है जो एयर अंदर डिजल्व होता है वहीं बाहर आता है, इसलिए वो बबल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। लेकिन मेन डिजोल्यूशन का बात है कि हाँ वो रहता है परमानेंट, जैसे कोको कोला के अंदर रहता है। तो इस गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, या कहाँ पे डिजोल्व किया जा सकता है। तो सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी द्रव का गैस में घुलनशीलता, सॉरी गैस का द्रव में घुलनशीलता, गैस का द्रव में घुलनशीलता। अभी इसमें भी हम वही देखने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए ध्यान से, यानी कौन से फैक्टर है जिस पे गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में डिपेंड करता है। तो इसमें भी सेम फैक्टर है, पहला नेचर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेम, पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, यानी इसमें भी वही रहेगा, पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। एक सेकेंड। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप ध्यान से, यानी पोलर और पोलर दोनों पोलर पोलर हुआ, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर पोलर हुआ, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। इसका एग्जाम्पल आप ले लेंगे, पोलर जैसे HCl, ये गैस है, और H2O के अंदर, तो ये पोलर है, पोलर है, तो HCl जो है H2O के अंदर घुल जाएगा। नॉन पोलर, नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर है सोल्यूट और सॉल्वेंट भी आपका नॉन पोलर है, तब भी ये घुल जाएगा। अभी नॉन पोलर का एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, नॉन पोलर, अगर H2 ले लिया और CCl4 ले लिया, ये नॉन पोलर है तो घुल जाएगा। लेकिन एक पोलर दूसरा नॉन पोलर ले लिया अगर आपने, या नॉन पोलर और पोलर ले लिया, तो क्या होगा, नहीं घुलेगा। जैसे H2 और H2O, तो H2O में कभी भी H2 नहीं घुलने वाला है, करेक्ट ना। या अगर आपने CO2 ले लिया और इधर H2O ले लिया, तो CO2 के अंदर H2O के अंदर CO2 नहीं घुलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है CO2 और H2O क्या है, पोलर।
तो ये फर्स्ट फैक्टर है नेचर, कि दोनों का नेचर सेम हुआ तो घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। सेकेंड फैक्टर हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप। अब आप बताइए क्या होगा टेम्परेचर के साथ गैस का लिक्विड में सोलुबिलिटी, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। बढ़ेगा। अभी आप सुनिए ध्यान से, इधर आपने लिक्विड रखा है और यहाँ पे गैस है। इस गैस को आप सोच रहे हैं कि डिजॉल्व करना है और इधर से हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये गैस यहाँ आएगा डिजॉल्व होने की, या यहाँ से पहले ही भाग जाएगा? भाग जाएगा सर। क्योंकि गैस की तो काइनेटिक एनर्जी पहले से ही ज़्यादा है और आप इधर से हीट कर रहे हैं, तो गैस ऊपर से नीचे आने के बजाय वो जो पहले से भी डिजॉल्व होता है वो भी गायब हो जाता है, वो भी निकल। इसमें भी जो थोड़ा बहुत डिजॉल्व होता है वो भी आप धीरे 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 देखेंगे बबल बन के बाहर निकल जाएगा। करेक्ट ना? यस सर। तो गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई आदमी पहले से ही गुस्सा है और आप एक चट्टा दे रहे हैं और बोल रहे बैठो बैठो, बैठेगा? बैठने के बजाय वो भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि पहले से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है। आप और उसको गुस्सा दिला रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो कभी भी गैस को हीट करके उसको किसी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। करेक्ट ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, gaseous molecule increases, hence solubility decreases, hence solubility decreases। क्योंकि देखिए अगर मैं लिख दूं, यदि ताप बढ़ता है, यदि ताप बढ़ता है तो गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और सोलुबिलिटी घटता है। और क्या होगा? इवन जो गैस डिजॉल्व है वो भी बाहर निकल जाएगा। यानी अगर हम नोट देकर लिख लें, इवन डिजॉल्व गैस इज ऑल्सो एस्केप आउट, इज ऑल्सो एस्केप्ड आउट। जो पहले से घुला है वो भी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अभी देखिए कैसा है कहानी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 3/2 kT। टी है काइनेटिक एनर्जी। आपको याद है कहाँ पे पढ़ाया था? किसी को याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो आप एक जगह पे बैठेंगे या इधर उधर घूमेंगे? गर्मी के दिन में आराम से बैठते कि ठंडी के दिन में? ठंडी के दिन में। क्योंकि ठंडी के दिन में टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है, हम आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हम एक जगह पे नहीं बैठ सकते। वैसे सेम मॉलिक्यूल का भी हाल है कि जो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल एक पास यानी एक जगह पे नहीं रह सकता है, उसकी मोबिलिटी यानी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट ना? यस सर। तीसरा पॉइंट है इसमें प्रेशर यानी दाब। ये टॉपिक देखिए, पागल लोग हैं। प्रेशर अभी कैसा है आप ध्यान से देखिए, इसको सोचिए।
यहाँ पे लिक्विड रखा है और यहाँ पे गैस है, और इधर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर। तो आप बताइए अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी घटेगा। प्रेशर जब हम बढ़ा देंगे तो गैस जो होगा वो लिक्विड में क्या होगा, आके डिजल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। यानी जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैस का लिक्विड में सोलुबिलिटी बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं एज प्रेशर इंक्रीजेज, एज प्रेशर इंक्रीजेज ऑन द गैस, on the gas, comma solubility of gas, solubility of gas in liquid increases, तो बढ़ेगा, solubility बढ़ेगा। यानी जैसे 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 गैस पर लगाया गया दाब बढ़ेगा, सोलुबिलिटी भी बढ़ेगी, सोलुबिलिटी भी बढ़ेगी। अभी इसमें एक साइंटिस्ट का एंट्री हो रहा है जिसका नाम है हेनरी। ध्यान देना है, इसको कहा जाता है हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम न है। कितने खतरनाक लोग हैं, अरे यार। चलो बाहर बच्चा, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, एक एक घंटे बाद भी आओ तभी चलता है। हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। अभी हेनरी क्या कह रहा है, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट को ही कहता है हेनरी। वो कहता है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का लिक्विड में सोलुबिलिटी बढ़ेगा। तो इसका एक स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर को आप फिक्स कर दें, देन सोलुबिलिटी ऑफ गैस, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, in a liquid is directly proportional to, माइक ऑफ रख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर दे रहे हैं तो गैस की जो लिक्विड में सोलुबिलिटी है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन द गैस होगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी सोलुबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में घुलनशीलता, गैस की द्रव में घुलनशीलता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर है और यहाँ पे लिक्विड रखा है और जो गैस डिजॉल्व हो रहा है, लेट एम क्या है, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व, मास ऑफ गैस डिजॉल्व, कितना गैस डिजॉल्व हो रहा है।
और P जो है अप्लाइड प्रेशर है ऑन द गैस, अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। तो आप बताइए, जब एक गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, वो उसका मास भी तो ज़्यादा होगा ना। हम जितने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा, ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉज, हेनरी नियम के अनुसार क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा। क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा डीजल होगा, गैस ज़्यादा डीजल होगा मतलब उसका मास भी ज़्यादा होगा, है या नहीं। यस सर। अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको KH नाम दिया गया है। KH का मतलब क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH कैपिटल H रहता है, हेनरी नाम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी का नियतांक। इधर H है, याद रखना है। अब इसी स्टेटमेंट को उसने दूसरे फॉर्म में भी कहा है। अब आप P प्रोपोर्शनल टू M लिखे या M प्रोपोर्शनल टू P लिखे, कोई डिफरेंस होगा क्या। पहला स्टेटमेंट है कि जितने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस का मास उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और ये क्या कह रहा है, गैस का मास जो डिजॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। जितना प्रेशर बढ़ेगा गैस का मास, डिजॉल्व मास भी बढ़ेगा, है या नहीं। बोलिए। ठीक है सर। हाँ, तो इसमें अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक फार्मूला आता है M इजक्वल टू, एक सेकेंड, तब फार्मूला बन जाता है आपका स्मॉल m इजक्वल टू KH इंटू P। अब ध्यान देना है, एक फार्मूला यहाँ पे है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे है। अभी हमको दो और फार्मूला डेराइव करना है। अभी इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, हेनरी का फर्स्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप, फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। अब आप सुनिए ध्यान से। मान लीजिए इस कंटेनर में दो चार गैस है, मान लीजिए N2 है, O2 है और H2 है। आप मानिए इन्वायरमेंट वाला गैस है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, N2 का ज़्यादा होगा कि O2 का ज़्यादा होगा। इन्वायरमेंट का परसेंटेज किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का। तो प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का। हाँ, तो वहीं इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि जो कंपोनेंट अगर लिए है तो जिसका पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तभी क्या कह रहा है, लिख देता हूं यहाँ पे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of that gas, mole fraction, माइक ऑफ रखिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, यानी किसी गैस का आंशिक दाब
आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी अगर हम मान ले, एक सेकेंड सॉरी, लेट x जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और p जो है पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। तब तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तब भी हेनरी लॉ कांस्टेंट ही आएगा इनटू x। तो एक फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला बन गया। तो हेनरी ने दूसरे बुक में इसी को अब ऐसा भी लिखा है कि जो x होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा। तो अगर इसमें प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो x इजकल टू के एच इंटू पी। अब देखिए ये चार फॉर्मूले हो गया। एक तो है x p प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है तब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के एच, यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू p हो रहा है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के एच। तो अभी हमको टेंशन होता है कि क्वेश्चन जब देगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से भी इसमें फॉर्मूले यूज करना है। अपने पास चार फॉर्मूले हो गया, तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान कैसे रहेगा ये, इसके यूनिट से। तो थोड़ा यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ के एच, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट नंबर में हमने लिखा P इजकल टू के एच इंटू स्मॉल एम। मान लीजिए अगर P को हम लोग प्रेशर ले रहे हैं इसमें, और इसका यूनिट अगर हम एटीएम रख लें, और m जो है मास है, अगर उसका यूनिट हम ग्राम रख लें, तो kh का यूनिट क्या बनेगा बोलिए। P के जगह पे प्रेशर यानी एटीएम kh इंटू ग्राम, तो kh का यूनिट बोलिए ना एटीएम अपॉन ग्राम, है या नहीं। या अगर आपने प्रेशर का यूनिट बार रखा तो kh क्या मिलेगा, बार अपॉन ग्राम। ध्यान देना है यूनिट पे। एक हो गया। अभी दूसरा केस हमने ऐसा देखा कि जो स्मॉल m है वो है kh इंटू पी। तब अगर यूनिट रखा जाए, kh का यूनिट निकाला जाए, तो इसका तो है यूनिट ग्राम, kh का हमको निकालना है, और इसका एटीएम। तब kh का यूनिट क्या मिल जाएगा, ग्राम अपॉन एटीएम, करेक्ट ना, और बार अपॉन एटीएम। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा केस P इक्वल टू हो रहा है kh इंटू एक्स, वहीं तो kh का यूनिट मिलेगा P बाई एक्स का यूनिट। तो P प्रेशर है, इसका यूनिट एटीएम, और x का यूनिट आप मेरे को बताइए फास्ट। x का यूनिट क्या होगा, x का यूनिट क्या होगा, हाँ? अरे मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल बाई मोल होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी यूनिट हो गया इसका एटीएम। तब kh का यूनिट आपको मिल गया एटीएम। अभी फोर्थ केस कैसा है, x इजकल टू के एच इंटू पी है। तब kh क्या होगा, x बाई पी। x का 1 कुछ डायमेंशन लेस है यहाँ पे, और p का यूनिट हो गया एटीएम। तब हो गया यहाँ पे फॉर्मूला 1 अपॉन एटीएम यूनिट। तो अभी यूनिट कैसा दिया है kh का, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। समझ गए? सर हाँ बोलिए। सेकंड नंबर केस में हाँ सर बार बाई एटीएम,
बार बाई, हाँ वही ना, सॉरी सॉरी, बार नहीं, ग्राम बाई ऐसा होगा। ये हो जाएगा ग्राम बाई बार, ग्राम बाई बार। तो ये 4 यूनिट है, और चारों यूनिट में से कौन सा यूनिट कब यूज करना है ये हमको खुद से समझना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से आपको उसका यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा रुकिए, इसमें ये ओपन हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है 4 यूनिट है यहाँ पे। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मोस्टली इससे ऊपर होना चाहिए वो क्वेश्चन। क्योंकि राउल्ट्स लॉ से पहले आया है वो, ये राउल्ट्स लॉ है। देखिए यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। तो देखिए क्वेश्चन पहला, इसमें तो बोला है H2S टॉक्सिक गैस विथ अ रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सोलुबिलिटी ऑफ H2S, वही होता है H2S का ही स्मेल होता है सड़े हुए अंडे की तरह। H2S इन वाटर एज STP इज, अभी STP पे इसकी मोलालिटी दी हुई है 0.195, पूछ रहा है कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, और सेकेंड वाले केस थोड़ा पढ़िए, क्या दिया है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है? पास्कल दिया हुआ है, करेक्ट ना? पास्कल है या ATM है या बार है, तो बात तो एक ही कहानी है ना। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? इस सेकेंड वाले 2.7 के लिए कौन सा फॉर्मूला जिसमें केवल ATM है, यानी ए वाला, थर्ड वाला, करेक्ट ना? समझना है ध्यान से। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए वो कुछ भी नहीं कह रहा है, तो मोलालिटी होता है। तो मोलालिटी में क्या दिया है? दोनों का मास पता होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी आप मोल फ्रैक्शन ही लेंगे, क्योंकि 2 कंपोनेंट दिया है। मैं बनाऊं क्या 2.6 कि आप बनाएंगे होमवर्क? मैं ही बना ठीक है, देखिए ध्यान से दिया है H2S गैस टॉक्सिक गैस विद अ रोटन लाइक स्मेल इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ तक इसकी हिस्ट्री है, इसे कुछ मतलब H2S जो होता है उसे हम पता करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसी का एक पार्ट है। बोल रहा है इफ द सोलुबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195। देखिए STP पे तो चलिए 2.6 है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब दिया हुआ है कि इसकी सोलुबिलिटी जो है 0.195 स्मॉल m है। सोलुबिलिटी यानी 0.195 स्मॉल m, मतलब क्या दिया है? मोलालिटी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर नहीं पूछता था आपको मोलारिटी कंसीडर करना पड़ता, क्योंकि इसमें एक आगे भी टर्म है। तो अभी मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, बोलिए
हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी दिया हुआ है 0.195। तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नीचे 1 दे देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो बहुत सुपर बारिश आने वाली है, करेक्ट ना? बेतिया में जो होंगे उनको समझ रहा होगा। तो अच्छा, इधर अभी आ रहा है। किधर किधर बारिश तेज हो रहा है? हाँ, अभी आ गया, अभी आया इधर उत्तरवारी पोखरा, अभी आया। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, जबरदस्त, अच्छा है। चलिए, हाँ, इसको थोड़ा कंपेयर करके आप पुण्यात्मा आत्मा बनिए। तो थोड़ा 1 सेकेंड रुकिए, विंडो बंद करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। चलिए, तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 0.195 मोल। और मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 kg, यानी 1000 ग्राम। 1 सेकेंड। चलिए, तो अभी ये 1000 ग्राम दिया है, इधर मोल है। तो दोनों मास दिया हुआ है, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। और हमको KH निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा, P = KH × X। क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रेशर पे ये दिया हुआ है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है कि H2S are toxic gas with rotten like smell is used for this. The solubility of H2S in water at STP is, तो STP पे प्रेशर कितना होता है, 1 atm। तो ये हमको प्रेशर पता चल गया कि कितना है, 1 atm प्रेशर है इसका। चलिए, अभी हम X अगर निकाल ले तो KH हमारा निकल जाएगा। अभी H2S, ये सॉल्वेंट क्या है, H2O। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि उसने दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ, कि H2S इन वाटर, यानी वाटर सॉल्वेंट है, H2S जो है सॉल्यूट है। तो H2S सॉल्वेंट है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम। तो मोल निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो ये आता है 55.55। ये हो गया मोल। तब अभी H2S का मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो ये क्या होगा, मोल ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ H2S पता है पहले से, 0.195 प्लस 55.55। तो यहाँ से हो गया 0.195 और यहाँ पे 0 है तो 5 हो जाएगा, 9 + 5 14, 1617 और ये 55.745। ये हो गया आपका X ऑफ H2S। अब फॉर्मूले अप्लाई कीजिए आप, 1 सेकेंड, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, KH × X ऑफ H2S। तो प्रेशर दिया है 1 atm, KH हमको पता है, सॉरी KH निकालना है, और X यानी 0.195
डिवाइडेड बाई 55.745। चलिए तो KH कितना हो गया, यानी बाई क्रॉस करेंगे तो 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195। आप कैलकुलेट करके बता सकते? एक सेकेंड, ये डेटा आ जाएगा आपका 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195। ये आ रहा है 285.87, यानी KH हो जाएगा 285.87 ATM। इतना हो गया। अगर हम आंसर चेक करें इसका, इसमें आंसर दिया रहता है लाइस्ट 2 पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा था? 2.6। हाँ, आंसर नहीं दिया है, 2.5 का दिया है। वो बोल रहा है आप होशियार है इसलिए 2.6 का आंसर नहीं देते। आप बना के खुद से चेक कीजिए। सही है सर। हाँ तो अच्छा, अभी कौन आ रहा है मेरे भाई? इतने ये क्या है टाइम आने का? सर क्षितिज बोल रहा है ज्वाइन करने। हाँ, आ गया बेचारा। चलिए अभी इस ये वाला क्वेश्चन आप बना लेंगे कि वो भी बना दूं? बना दीजिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सी। अच्छा, ये बना देता हूँ। 2 एग्जांपल जो एक्सरसाइज का आप बना लीजिएगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 दिया है, बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298। यानी प्रेशर दिया हुआ है और क्वांटिटी ऑफ CO2 हमको बता देना है। अच्छा, यानी क्वेश्चन को एक बार ठीक आप ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH दिया है और बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। CO2 हमको बताना है कि 500 ml सोडा वाटर दिया हुआ है उसमें, और जब उसका प्रेशर कितना है 2.5 ATM CO2 प्रेशर है, तो KH है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। 6.7 क्वेश्चन है तो उसमें KH है कितना, 1.67 था इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, और जो प्रेशर है उसका पार्शियल प्रेशर वो कितना है, वो 2.5 ATM है। 1.67 10 टू द पावर 8 पास्कल 2.5 ना, 2.5 ATM 2.5 ATM है। और H2O है, H2O यानी जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर वो 500 ml दिया हुआ है, और इसमें ये सोडा वाटर है, इसमें हमको CO2 भी बताना है कि CO2 कितना है इसके अंदर, फ्रैक्शन अमाउंट कितना है। तभी देखिए KH तो पास्कल में दिया है और ये ATM में दिया है, तो क्या करेंगे, इधर पास्कल को ATM में, नहीं तो ATM को पास्कल में, है या नहीं? तो ATM को पास्कल में बदल दीजिए, तो 2.5 और 1 ATM का मतलब होता है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तब दोनों पास्कल पास्कल हो गया। तभी हमको पता है कि जो P होगा वो क्या होगा, KH इंटू एक्स, यानी P ऑफ CO2 जो होगा वो क्या होगा, KH इंटू एक्स ऑफ CO2। अभी 500 ml है, यानी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है 500 ml, लेकिन डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो H2O ही है सॉल्वेंट। आप डेंसिटी मान लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 1 ग्राम पर ml, क्योंकि CO2 में जब H2O में CO2 डालेंगे तो उसका डेंसिटी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मास निकाला जा सकता है क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम से। तो ये 1 ग्राम पर ml और मास हमको निकालना है, वॉल्यूम है 500 ml, तो ml से ml कैंसिल, मास हो गया यहाँ पे 500 ml।
मास। अभी 500 सॉरी ग्राम, तो लेट मान लीजिए CO2 जो है वो x ग्राम है, एक सेकेंड, x ग्राम है। तो और ये टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो H2O कितना हो जाएगा 500 माइनस x, है नहीं? ठीक है। हाँ, अब दोनों का मोल निकालिए, मोल। तो मोल ऑफ CO2 क्या होगा x/44 और मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ, पता नहीं फास्ट लिखने पे ये वन नोट भी गायब हो जाता है, ये हो जाएगा 500 माइनस x/18। जब दोनों का मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा x/44 अपॉन x/44 प्लस 500 माइनस x/18, है नहीं? अब जब ये डेटा पता चल गया तो अब फॉर्मूला यूज कीजिए, PCO2 जो होगा वो KH इंटू एक्स ऑफ CO2 होगा। तो P ऑफ CO2 2.5 इंटू 101,325 पास्कल, KH है आपका 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और x तो यहाँ से निकल गया x/44 अपॉन x/44 प्लस 500 माइनस x/18। अब देखिए कितने खतरनाक है, इसको सोल्व करके x निकाल लेना है, हो जाएगा। हाँ, एक आइदर इस फॉर्मूले से निकालिए या इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, ये सारे डेटा को नेगलेक्ट कर दीजिए नीचे वाले को, तो बाई क्रॉस कर दीजिए इसको सोल्व करके, क्योंकि ये जो है ना इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है x/44 को, क्योंकि 500 माइनस x/18 के रिस्पेक्ट में x/44 बहुत ही कम है। तो इसको अगर आप एक सेकेंड राउंड ऑफ करके बना लेंगे ऐसा 2.5 इंटू 101,325, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 1.67 10⁸ इक्वल टू x/45 अपॉन 500 माइनस x/18। इस x को भी नेगलेक्ट करके आप ये ऊपर वाला x निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे क्या? तो A है, और इसके अलावा आपके लिए होमवर्क है, इसके अंदर क्वेश्चन हेनरी, हाँ देखिए ध्यान से, मैं 2.35 जो क्वेश्चन है, इसके अलावा कैलकुलेट द पेपर प्रेशर, नहीं ये 2.5 है। अच्छा, इसको थोड़ा कॉपी कर लिया जाए। ये टेक्स्ट बुक इतने अलग, इतने गड़बड़ तरीके से तैयार है कि एक क्वेश्चन सिमिलर नहीं मिलता है, सब मिसमैच किया है लोग। तो सेल्फ स्टडी के लिए तो आप लोग अगर अच्छे से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत सारा बुक है, एक लूसेंट भी बुक है तो वो भी ले सकते हैं, किसी ने बना दिया तो मेंस तो हो जाता है। और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे ये 2.5 और 2.26 और 2.27 सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई कर लेंगे। सर एक बार और बता दीजिए। तो एक क्वेश्चन करके आना है आपको। इसमें क्या है, अभी इस क्वेश्चन में KH दिया है पास्कल, ATM दिया है पास्कल। अभी हमको समझ जाता है, केवल यूनिट से ही हमको समझता है कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो इसलिए तो इतने बताया। अभी पहले वाले में 12 जैसे यूनिट है ATM अपन ग्राम या 12/ग्राम, दूसरे अगर m इक्वल टू KH इंटू P है उसमें फार्मूला ग्राम अपन ATM या ग्राम अपन बार, तीसरा जो है ATM है, चौथा जो है ना अपन ATM। तो उसने ATM दिया है तो मेरे को समझ गया कि यही फार्मूला हमको यूज करना है। अभी P भी दिया है, KH दिया है, X निकालना है। डायरेक्ट X की जगह पे अगर आप मास भी लेंगे
तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमको कैसे समझता है, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे पास्कल दिया है तो आपको यही यूनिट लेके जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल यही है, क्योंकि जब प्रेशर का KH का यूनिट पास्कल है तो आपको 100% इसी फॉर्मूले से जाना है। यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कहाँ से लेके आए, तो सॉल्यूशन दिया है 500 ml, डेंसिटी नहीं दिया है, मैंने 1 मान लिया, क्योंकि अगर पानी के अंदर CO2 रहेगा तो डेंसिटी नहीं चेंज होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम से मैंने सॉल्यूशन का मास निकाला, सोल्यूट का मास x लिया, तो सॉल्वेंट का मास 500 माइनस x। अभी हमको CO2 का मास पता है, मोलर मास 44 ग्राम होगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 इंटू 6 इंटू 2 32, और H2O का मास, तो दोनों का मोल निकाल दिया। मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाला CO2 का। CO2 का कोई बोलेगा मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला है, क्योंकि CO2 ही तो डिजॉल्व है ना, है बोल रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। CO2 के हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, CO2 ही H2O में घुला है, तो उसके लिए हेनरी कांस्टेंट, इसलिए उसका ही हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। और जब उसका मोल फ्रैक्शन निकल गया यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया। अभी इसको आप राउंड अप करके सोल्व करें या जैसे मन करे वैसे सोल्व करें, x निकालना है और वही आंसर हो जाएगा। समझे क्या? तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिए क्या दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज mmHg। मतलब क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रेशर दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम ना, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। समझ रहे क्या, डायरेक्ट x KH का यूनिट mm/Hg दिया है, यानी प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ मीथेन इन द बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर इतना। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ मीथेन, अच्छा इसका प्रेशर भी दिया हुआ है, P भी दिया है, x भी KH भी दिया है, x निकाल लेना है, और x निकाल के यहाँ से सोलबिलिटी ऑफ मीथेन वही हो जाएगा। और बोल रहा है कि सोलबिलिटी किस टर्म में निकालना है, मोलालिटी के टर्म में। तो मास ऑफ आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो दोनों का मास निकल जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सीधे उल्टा क्वेश्चन है। हमने मास दिया था तो हमने मोल निकाला, इधर मोल फ्रैक्शन निकाल के। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन निकालिए और इस क्वेश्चन के अपोजिट डायरेक्शन से चलिए, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिए, ऐसा थोड़े है। तो अभी तो टाइम भी निकल गया और बैटरी भी जाने वाला है, तो जिनको कुछ डाउट है